तो बस कुछ नहीं से कुछ अच्छा है के तहत अपन जो है ये पढ़ रहे हैं। और आज हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। जो अभी देखेंगे वही सुबह भी देखेंगे, लेकिन अभी हम सारांश देखेंगे। हर चैप्टर को 2 बार देख रहे हैं हम। हम्म, अब अगला जो चैप्टर है वो हमारा है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। नहीं, छात्र स्वास्थ्य सातवां खोल दिया मैंने, गलती से छठवां खोलना था। सही तो है, आज 7वां चैप्टर। भाष्यकर तो निपटारा तो पढ़ चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका यही पढ़ना है। तो मैं सर ये नहीं है। 7वां चैप्टर सिविक्स में जन सुविधाएं। हाँ सर यही है। खाना खा रही है सलोन। चलो। सर वो ये- खांसी हो रही तो अजवाइन रखिए मुंह में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास का ये अपना मजा है। अपन कुछ भी करके पढ़ सकते हैं। पढ़ना इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पहले शॉर्ट नोट्स देखेंगे आज उसके, फिर उसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे। सिविक्स चैप्टर 7। चमक ये दमक, सब कुछ सरकार। बगियन में बहा। तो चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे भी रहा होगा। यहाँ पर कुछ फोटो बनी हुई है। सोशल साइंस में पिक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एक फोटो बनी हुई है। यार उस चैप्टर की कहानी रह गई, 6 चैप्टर की कहानी के ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो 2 मिनट देख के अपन एक पहले वो कहानी देख लेते हैं उसकी, जो कहानी रह गई है। 5 की कहानी तो देख ली थी, 6 की कहानी रह गई है। 6 की एक वो कहानी देख लेते हैं, क्योंकि अब अपन निपटना सीख तो गए हैं, लेकिन इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। कबीर के बारे में क्वेश्चन आया था। भाषा की पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। 15वीं सदी मतलब 1401 से 1499 के बीच। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना देखी दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है जो, ठीक है, कबीर के बारे में जानते हैं अपन, दोहे पढ़े पढ़े हैं अपन ने कबीर के बारे में। कबीर का दोहा लिखा हुआ है यहाँ पर। अछूत शब्दों के लिए, अछूत के लिए उन्होंने लिखा था, क्योंकि जो प्रथा थी बहुत बेकार थी। हाथ से मेला उठाने का कलंक, ये कहानी नहीं है इसकी। यार इसमें तो कहानी आई नहीं है। फिर वो व्यक्ति का नाम कैसे पूछा था उन्होंने। हाथ से मेला धोने के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। सी सॉरी, सी सॉरी, कबीर के बारे में जरूर आया है। हाँ, रत्नम की कहानी ये है रे। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जाति जाने भेदभाव का
ये है यहाँ पर रत्नम की कहानी। दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, इसमें है यहाँ पर। एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस की स्टडी को पढ़िए। जगमालपुर गांव, इसी गांव का नाम पूछा था क्वेश्चन में। जगमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। अब आदिवासी लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो। अब 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोबन के इस पानी से नहाता है। जगमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा ये काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। पहली बात, कहानी कंप्लीट होने से पहले ही अपन सही या गलत का फैसला कर लेते हैं। रत्नम एक परिवार से बिलोंग करता, किसी जाति से बिलोंग करता होगा या आदिवासी समूह से बिलोंग करता होगा। वहां गांव की एक रस्म थी कि पंडितों के पैर धोएंगे और धोने के बाद जो पानी रहेगा उससे उसके परिवार को नहाना पड़ेगा। ये रस्म है, क्योंकि उसकी परिवार के लिए वो एक सम्मान की बात थी कि ब्राह्मणों के पैरों से जो है उसको धुले हुए पानी से नहाने का मौका मिलता। यार इंसानियत के तौर पर भी ये गलत नहीं लग रहा है? कैसे किसी व्यक्ति को आप फोर्स कर सकते हो किसी के पैर से धुले हुए पानी से नहाने के लिए? तो ये रीति निभाने से रत्नम ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और मैं भी होता तो मैं भी मना कर देता। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों के दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम ने इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उसका उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा। उनको ये बुराई नहीं थी कि गलत गलत मतलब सही बोल रहा लड़का, उनको ये दिक्कत थी तो छोटा हो गया हमसे मुंह चला रहा है, जबकि वो सही था। उसको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया और अब वह खुद को उसके बराबर मानने लगा। ये बड़ी बुरी बात है। रूढ़िवादी सोच जो प्रज्ञानुसी सोच रहती है ना, वो समझते हैं कि पढ़ लिख गया है तो मुंह चला रहा, पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो चुपचाप मान्यता मानता। क्यों भाई, क्यों माने जाए? अगर कोई गलत मान्यता है तो उसका विरोध होना चाहिए। उसमें पढ़े लिखे होने की बात कहाँ से आ जाती है? रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उसमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अब वो रत्नम ने मना किया ना तो उसकी जाति वाले लोगों को भी परेशानी होने लगी, क्योंकि बाकी लोग क्या थे, मजदूर थे। और अगर रत्नम ने मुंह चलाया है तो उसकी जाति वालों को भी उसका भुगतना पड़ सकता था, उनकी दिहाड़ी जा सकती थी। तो उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत में खेती खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी? ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। धमकी दे दी कि देवता गुस्सा हो जाएंगे। रत्नम की यह दलील थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। अब वो ये भी तर्क दे रहा हो, बिल्कुल सही है ये तर्क भी, कि जब हम मंदिर में गए नहीं है अंदर, एक तो हम नहा रहे हैं उन पंडितों के पानी, पैर धुले हुए पानी से, ऊपर से हमको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो देवता गुस्सा कहाँ होंगे भाई, हम तो उनके सामने ही नहीं जा रहे हैं। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। तो बहिष्कार की डेफिनेशन आई थी वहां पर। बहिष्कार किसको बोलते हैं? जब समुदाय द्वारा किसी को त्याग दिया जाता है, उससे बात नहीं करना, सामाजिक रिश्ता तोड़ दिया जाता है, उसको बहिष्कार बोलते हैं। तो रत्नम की जाति के लोगों से उन्होंने बोला कि आप इसका बहिष्कार कर। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया।
अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। तो रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जाति द्वारा किए गए भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई और कानून का सहारा लिया। तो उसने एक गलत प्रथा को जो है, तो ये एक वो कहानी थी जो छूट गई थी 6 चैप्टर में, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे। तो रत्नम की ये वाली कहानी जगमालपुर इलाके की, जगमाल, है ना, तो ये छूट गई थी। चलो, अध्याय, सॉरी, नए चैप्टर पे आते हैं। अध्याय 7, जन सुविधाएं। अब चित्र देखो, यहाँ पर एक बच्चा बस या ट्रेन की खिड़की में बैठा हुआ है माँ के साथ। यहाँ पर अन्ना नगर की एक फोटो बनी हुई है, लोग बाग अपनी गाड़ी धो रहे हैं पानी से। सैदापेट, एक एक महिला है जो कि लाइन लगाई हुई है पानी के लिए, एक यहाँ पर पानी वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। तो ये क्या सिखाता है? मणिपाकम एरिया में यहाँ पर एक घर है, बिजली के टीवी रखी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कपड़े सूख रहे हैं बाहर, पानी पीने का यहाँ पर केन में रखा हुआ है, जो केन आती है ना, उसमें रखा हुआ है। उसकी अगले उस पे मैलापुर में वाटर टैंकर आया हुआ है, एक पाइप से पानी अंदर जा रहा है, तो सारे काम उससे हो रहे होंगे, वाटर टैंक से, पानी से। चेन्नई के लोग और पानी, तो अब इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके शॉर्ट नोट देख लेते हैं। तो जन सुविधाएं क्या होती है? सीधी सी बात है, जो पानी की व्यवस्था है सरकार को करना होती है लोगों के लिए, ये जन सुविधा है। बाथरूम लोग बाग खुले में ना जा रहे हो, महिलाएं खुले में ना जा रही हो, उनकी गरिमा का ध्यान रखा जा रहा हो उनके साथ। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, अक्षय कुमार की टॉयलेट मूवी, जो इस पे ही बनी हुई है, कि महिलाओं को खुले में तो नहीं जाना पड़ रहा, और उनको सुबह मतलब सुबह और सूरज उगने से पहले ही खेतों में जाना पड़ता था, खुले में शौच करके वापस आना पड़ता था, दिन में वो नहीं जा सकती थी। उस फिल्म में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि उसको अगर दिन में पेट खराब हुआ या दिन में जाना हुआ तो कैसे रोक के रखे, अंधेरे का इंतजार करे। तो ये तो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है ना, महिलाओं की इज्जत के खिलाफ है ना, उनका शोषण हो रहा है। तो उस मूवी में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे वो एक महिला जो है वो जिद करती है, और तो ये जन सुविधा ही है। अगर गांव में किसी का टॉयलेट नहीं है या शहर में किसी का टॉयलेट नहीं है, तो सरकार को सुलभ शौचालय बनाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसमें नहाने धोने की स्वच्छता के साथ व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सरकार का काम है। जन सुविधाओं के नाम पर पानी आता है, शौचालय आती हैं, इसके अलावा जो है जन सुविधाओं में सड़क भी आती है, बिल्कुल, बिजली आती है जन सुविधाओं में। तो ये सरकार का काम है जन सुविधाओं से, तो इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अच्छा लगेगा, अपने से बहुत करीबी का चैप्टर है, तो अपन को मेरे ख्याल से समझ में भी आएगा। तो अरे यार, इसके नोट्स की जगह क्वेश्चन आंसर है, अपन को नोट्स चाहिए, उस पर अच्छे मिल जाएंगे, नोट स्ट्रीट पे अच्छे मिल जाएंगे, नोट स्ट्रीट। सब कुछ सब, हाशिए करण की समझ आ गए थे। कुछ चैप्टर है जिनके नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो दिक्कत जाती है, कानून सामाजिक न्याय बनकर कैसे, कब, कौन, कहाँ। चलो, इसके चैप्टर के नहीं है इस पे, 7 चैप्टर के हैं, 8 के नहीं। तो अपन को फिर इससे अपन को जो है जन सुविधाएं एग्जाम मॉडल पर है। तिवारी एकेडमी पे है, तिवारी एकेडमी, ये वेबसाइट है, कुछ कुछ अच्छी है वेबसाइट। लॉ एंड सामाजिक न्याय पर है चैप्टर इसके पास। ये क्या हुआ, इस साल थोड़े से बुक्स चेंज हुई हैं, इसलिए अपन को थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। कुछ लोग हाशियाकरण दिखा रहे हैं, क्योंकि मटेरियल कम हुआ है ना, इन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं करी है, अगले साल से अपडेट होगी। सोशल नोट्स अपन को फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन आंसर ही देखना पड़ेंगे। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके।
जुड़े हुए और चलो यहाँ आ गए नोट्स, इस वेबसाइट पे मिल गए। जन सुविधाएं किसको बोलते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सबको हम जन, पानी भी आएगा इसमें, पीने का स्वच्छ पानी वो भी सुविधा में आएगा, है ना। तो बिजली, सड़क परिवहन, सार्वजनिक परिवहन मतलब बस, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि सस्ता रहे वो, विद्यालय, कॉलेज, और इसमें पानी का व्यवस्था जरूरी इंक्लूड करना चाहिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 साल के वर्ष तक के बच्चों को काम करवाना कानूनन अपराध है। 14 से अब शायद ये बढ़ रही है, ये 16 कर दी जाएगी, अभी जहाँ तक कर भी दी गई है, लेकिन 14 तक तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते बच्चे, पूरी तरह से रोके। अगर कोई करवा रहा होगा तो माँ बाप को भी जेल हो सकती है, और जिसके यहाँ काम कर रहा है उसको भी जेल हो सकती है। सरकार की भूमिका क्या है? सरकार, सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहती है। जो भी हमारी पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, सारी इस काम किसका काम, हमको प्रोवाइड करना, जनता को प्रोवाइड करना किसका काम है? सरकार का काम। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाएं से होता है, मतलब बेसिक है, इतना तो चाहिए ही। आज के जमाने में मोबाइल चलाना है तो लाइट तो चाहिए ही, मोबाइल का नेटवर्क अच्छा चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए, नहीं तो रील डाउनलोड नहीं हो पाएगी। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जो हम टैक्स देते हैं, आपका मैथ का प्रोजेक्ट भी आप उसी पे बना रहे हो, जीएसटी जो हम देते हैं ना, टैक्स का नाम क्या है अपने यहाँ? जीएसटी। पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूछ सकता है कोई आकर, तुमने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर, तो कम से कम पता होना चाहिए हमारा टैक्स का नाम क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वो टैक्स जो है सरकार का मुख्य जरिया होता है, उसी से सरकार को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। तो चेन्नई में पानी की कमी है, सीधी सी बात। चेन्नई कहाँ पर है भाई? चेन्नई है तमिलनाडु में, हमारे देश में एक राज्य, सबसे आखिरी में नीचे पुच्छु पे, बिल्कुल पूछ लास्ट की, है ना, जहाँ से राम सेतु गया हुआ है, श्रीलंका से जाते हैं ना, राम सेतु बना हुआ। तो वहाँ जो है वो तमिलनाडु देश राज्य है अपना देश का, और उसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में पानी की कमी, सोचो समुद्र के किनारे है फिर भी क्योंकि पीने का पानी नहीं है, समुद्र का पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वहां पर मतलब निजी कंपनियां, पानी की कमी ने मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं, चेन्नई की बात बोल रहे हैं, 13,000 से भी ज्यादा टैंकर जो है वो पानी की सप्लाई के लिए लगे रहते हैं, पैसा कमाते हैं वो। विकल्पों की तलाश, अब कैसे निपट रहे हैं पानी की कमी। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही है। दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन निजी कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी होती है, उनको जिम्मेदारी सौंपी सौंपी गई है, लेकिन इससे पानी की कीमत में इजाफा हुआ। बोलीविया में दंगे फैले। बोलीविया की एक कहानी बुक में आएगी जहां तक है। बोलीविया में क्या हुआ था, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे बहुत ज्यादा, तो प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उसमें दंगे फैल गए थे। बोलीविया की कहानी 10वीं क्लास में भी आएगी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू करी हैं। तो ये सारे काम किए गए हैं पानी की कमी को दूर करने के लिए, है ना। इतना ज्यादा काम करना नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, ये काम किए गए हैं। तो निजी कंपनियों को सौंपा गया है ताकि वो पानी की आपूर्ति कर सके, लेकिन उससे कीमत बढ़ गई है पानी की। भारत में सरकारी विभाग जो है उन्होंने कई जगह के अच्छे काम किए हैं जहाँ लोगों को जलापूर्ति पहुंचाई है। चेन्नई में जल विभाग ने जल को संचित करने के लिए, वर्षा के जल को संचित करने के लिए कई योजनाएं शुरू करी है, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दी है। 2011 के सरकारी आंकड़े, भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। तो अच्छे खासे है यार ये तो, 87%।
बहुत होता है, मतलब हमारे देश में 87% परिवारों के पास पानी है, 13% नहीं है, बस 13%। लेकिन वो देखो जनसंख्या कितनी है उसका, 13% करोड़ हो जाएगा। घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है आप में से कोई जो है खुले में शौच के लिए नहीं जाता होगा, है ना। अगर जाता है तो घर में प्लीज पापा से रिक्वेस्ट करो कि सबसे पहले घर में टॉयलेट होना चाहिए, बाहर खुले में नहीं जाना, है ना। टॉयलेट घर में होना चाहिए, आपकी सुरक्षा, आपकी स्वच्छता, बीमारियों से भी बचाएगा वो। और आपका कुछ वो भी होती है ना अपने स्वाभिमान, है ना, उस पर भी असर नहीं आए। 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, बहुत कम है हालांकि ये, लेकिन फिर भी सरकार लगातार काम कर रही है इस पे। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा ज्यादा है, ये पूरे देश का आंकड़ा है। केवल बताओ 50 लोग प्रतिशत भी नहीं है आंकड़ा, बहुत कम लोगों तक पहुंची है। अभी तो बहुत ज्यादा हद हो गई थी, बिजली के तार तक नहीं डले थे कई जगह पर। अभी 2014 या 16 में वो काम पूरा किया गया है बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद, कि बिजली के तार, मतलब बिजली तो है ही नहीं, चलो मान लिया, लेकिन बिजली के खंभे तक नहीं गड़े थे। अब वो काम पूरा किया जा चुका है। अब भारत के लगभग लगभग 90%, 95%, 99% बोल सकते हो, लगभग लगभग पूरा है। पूरे एरिया तक हमने बिजली के तार तो पहुंचा दिए है ना। अब बहुत जल्दी, अब इस बिजली के प्रतिशत को भी बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। कंपनी, कंपनी एक तरह की व्यवस्था, एक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करते हैं। निजी कंपनी, जो किसी प्राइवेट कंपनी जिसको बोलते हैं ना, जैसे टाटा स्टील एक कंपनी है, इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है। तो कंपनियां भी दो तरह की होती है, सरकारी कंपनी और निजी कंपनी। निजी किसी व्यक्ति की होती है, अपन खोल सकते हैं निजी कंपनी, अपनी कंपनी। सरकारी कंपनी सरकार खोलती है ना। सरकार की कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल, पेट्रोल हम इसी का डलवाते हैं, इंडियन ऑयल का। और टाटा स्टील, अच्छा पेट्रोल पंप पे भी देखो निजी कंपनी के दिख जाए, रिलायंस का पेट्रोल पंप दिख जाएगा, आप पढ़ना कभी पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, पेट्रोल पंप किस कंपनी का है। अगर वो इंडियन ऑयल का है तो वो सरकारी है। अगर वो रिलायंस का है, या अभी एक और नए चले हुए हैं, उसका नाम क्या, एन से नाम है, अच्छा नाम है यार, अम, वो प्राइवेट कंपनी के पेट्रोल पंप है ना। तो जियो के दिख जाएंगे आपको, और प्राइवेट कंपनी में और किसके दिख जाएंगे, अच्छा नाम है यार उसका, भूल गया मैं, नताशा ना यार ऐसे कुछ नाम है एन से। तो ये बस इतना ही है चैप्टर, बहुत कम है यार ये चैप्टर। तो चलो फिर बुक पर आते हैं अपन, अगर इतना सही है तो। कुछ है ही नहीं फिर इसमें तो चैप्टर में, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्य नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े ऑफिसर से बात करते हैं, और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। क्योंकि ऑफिसर है भैया, आला अधिकारी हैं, अन्ना नगर में रहते हैं, फोन किया टैंकर आ गया। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में, हाँ उमा, सर गलती से हो गया। बहुत अच्छा। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका के 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। खारा मतलब उसमें लवण ज्यादा रहते हैं, तो आप उसको अपन साइंस की भाषा में कठोर जल बोलते हैं। कौन सा जल, कठोर जल। और नॉर्मल भाषा में खारा पानी बोलते हैं। लोग उसे सोचा, खारा मतलब ये नहीं कि उसमें नमक मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं जिसके कारण से वो पीने अच्छा नहीं लगता पीने में, और ज्यादा पियेंगे तो पथरी हो जाएगी। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। अच्छा खारा, यहाँ पर तो चेन्नई तो समुद्र के नजदीक भी है, तो खारा भी हो सकता है, वाकई में नमकीला भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम खारा पानी जो है वो कठोर जल को बोल देते हैं। लोग उसे शौचालय सफाई की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे कामों के लिए टैंकर का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों के घरों में भी जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। देखो, एक तरफ एक परिवार को कितना परेशान भी होना पड़ रहा है, और एक अधिकारी केवल फोन कर रहा है और उसके घर 24 घंटे पानी, जब नल खोलो पीने का पानी उपलब्ध है। लोग यहाँ पानी के लिए, अपने बैरागढ़ में तो इतनी समस्या नहीं दिखती हाँ, अब मुझे नहीं मालूम गाँव में कैसी है, अपन क्लास में चर्चा करेंगे इस पर, है ना। तो पानी की समस्या तो रहती है। एक जगह पर एक अधिकारी की बताओ कुछ परेशानी नहीं है, और दूसरी जगह पर लोग परेशान हो रहे हैं। मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है,
उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है, बताओ। हमारे यहाँ भी भोपाल में एक दिन छोड़कर, नहीं हमारे यहाँ तो आता है, कुछ इलाकों में एक दिन छोड़कर नल चलाता है। एक दिन मतलब एक दिन का पानी आपको 2 दिन चलाना पड़ेगा। कई इलाकों में, हमारे इलाके में डेली आता है नल जल। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है, बताओ। 10 रुपए की पानी की बोतल, एक दिन में अगर 4 लीटर पी रहा है तो 40 रुपए एक दिन का। इतना महंगा पड़ रहा है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदापेट में काम करती है और पास ही की एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है, ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। सरकार ने व्यवस्था तो करी है टैंकरों की, लेकिन उसमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं टैंकरों में। बहुत। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। ना केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने के पानी, साफ पानी बहुत सारी बीमारियों को भी रोकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिस और हैजा, ये खराब पानी से होने वाली बीमारियां हैं, ध्यान रखें। दस्त तो सभी समझते ही होंगे। पेचिस में भी एक प्रकार का लूज मोशन ही लगते हैं, दस्त ही लगते हैं। लेकिन पेचिस में किसी जीवाणु के कारण से होती है। हैजा मक्खी के कारण से होती है, लेकिन गंदा पानी से ही फैलती है। हैजा बीमारियों में सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं, सोचो। केवल इन 3 4 बीमारियों के कारण जो पानी से होती है, उससे 1600 लोग हर रोज, 1600 लोग मर रहे हैं। आबादी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ये कितने आर्टिकल आ रहे हैं ना। पहले आर्टिकल 17 आया, फिर 15 आया, फिर 21 आ रहा है। गवर्नमेंट चाहती है तुम अभी से संविधान की जानकारी रखो, जिससे ताकि तुम लोग से कोई पंगा ना ले सके, तुमको सब कुछ पता हो। अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर, गरीब, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी की सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए, सभी तक पहुंच होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबको पानी मिलना चाहिए। सार्वभौमिक मतलब, अपन ने सार्वभौमिक एक और जगह पढ़ा हुआ है। कोई बता सकता है सार्वभौमिक कहाँ पढ़ा हुआ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे देश में 18 साल से उम्र के अधिक सभी लोगों को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसे ही सार्वभौमिक पानी की पहुंच होना चाहिए, मतलब सब तक पानी की पहुंच होना चाहिए। यहाँ उच्च न्यायालय में कई मुकदमों मुकदमों का जिक्र किया हुआ है, तो ठीक है। जन सुविधाएं, पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी जिसका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इनमें जन सुविधाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो शिक्षा भी हमारे लिए जो है वो, बच्चे देखो कैसी क्लास में पढ़ रहे हैं। अपन भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं यार, दीवारों पे सीलन है, पानी टपक रहा है, बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने की इच्छा होना तो कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये सुधरना चाहिए सुविधाएं। हाई स्कूल में बहुत हद तक सुधर चुकी हैं, धीरे धीरे मिडिल में भी सुधर जाएंगी। सब काम धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोध करते हुए निष्कर्ष से पाया कि सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है ना। असमानता रही मतलब, अमीरों के पैसे हो रहते हैं उनके पास, तो वो ज्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ लेते, तो उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलती। अगर हमारे मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो, लेकिन अब धीरे धीरे मामला सुधर रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। अब ये बस जरूरी है कि, ये जरूरी है कि सब तक नहीं पहुंच पाएगी वो चीज, क्योंकि सबके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ के पास पहुंच रही है। पहले से तो काफी अच्छा है ना।
सरकार की भूमिका, क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें मुहैया करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। जी हाँ, ये सरकार के ऊपर आती है। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 में बाजार में कमीज अध्ययन अध्याय को पढ़ा है। अगला, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय से बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकर या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। बिल्कुल। तो निजी कंपनियां जब भी चीज बेचती है ना, या निजी स्कूल भी क्यों ना होते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनका खुद का प्रॉफिट होता है और मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई स्वच्छ पानी आपको बोतल में दे रहा है तो बोतल की पैकेजिंग, बोतल बनाने की कीमत और अपना खुद का रिस्क, वो सबके पैसे वसूलेगा। और आप में से भी कई बच्चे फैक्ट्रियां, आगे भविष्य में हो सकता हो फैक्ट्रियों के मालिक हो, फैक्ट्री खोले, तो उसमें कोई बुराई नहीं बेटा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं दें, सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए नतीजा ये होगा कि इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वह सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। सरकार की यहाँ पर आओ। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आपको पता है कहाँ से मिलता है? टैक्स से। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है, एक चीज कि यहाँ देखो, सरकार, केंद्र सरकार जिन पर धन व्यय करती है। अच्छा, ये तो व्यय करने के बात आ गई। यहाँ पर देखो, आप हर साल सुनते होंगे सरकार ने बजट पेश किया, बजट पेश किया। अगर नहीं सुनते तो सुनना शुरू करो। अभी अंतरिम बजट पेश कर चुकी है सरकार। तो बजट में चीजें महंगी या सस्ती होती हैं, वो उसी पे होती है कि सरकार टैक्स कम या ज्यादा करती है तो कुछ चीजें सस्ती हो जाती है, कुछ चीजें महंगी हो जाती है। तो सरकार को हर साल बजट पेश करना ही होता है। अगर सरकार ने बजट पेश नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी, फिर से चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी। तो हम सरकार को पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमारे टैक्स से। हम जितनी चीजें खरीदते हैं उन सब पर सरकार टैक्स वसूलती है, उसी से उसकी आमदनी होती है। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करो? ये बीच में कहाँ से आ गई भाई? अम्मू, देखा तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहां क्या हालत होती होगी। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहां जन सुविधाएं नहीं होना चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। सरकार अमू, सरकार की जिम्मेदारी है वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया करवाए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो लोग कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया मतलब कि फुक्कड़, वैसे ही नहीं बचेंगे। अमू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होती होगी? अरे अमू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो, ताकि हर व्यक्ति तक सम्मानजनक जीवन जी सके। एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पर आया था। एक रिपोर्टर है, वो किसी बस्ती में चले गए थे तो वहां देखा था नालियां ऐसे। अब वहां की क्या बात करूं, श्यामपुर में मैं अभी कल ही गया था कबाड़ खाने, जहाँ पर कबाड़ी है। इस सर के पुराने स्कूल दिखाया था, उसके पीछे ही सड़क पर नाली का पानी पूरा गंदा पड़ गया, लोग उसमें से ही निकल रहे हैं। सरकार का काम है नाली बनाना, पता नहीं क्यों नहीं। यहाँ देखो, फिर एक लिखा हुआ है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है। आज का ये आखिरी होगा टॉपिक, सरकार ने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। और आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधा चैप्टर सुबह देखेंगे। फिर अब 8 पेज हो चुके हैं, 16 पेज का चैप्टर है। सरकार के पास जो पैसा आता है सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है? सबसे ज्यादा नीला हिस्सा दिख रहा है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे। तो पैसे में क्यों लिखा है उन्होंने? सबको जोड़ेंगे तो 1 रुपया होगा शायद। हाँ, मतलब 24% हिस्सा किसके पास जाता है? राज्यों को देती है केंद्र सरकार, करों के रूप में, टैक्स के रूप में। और फिर उसके बाद 18% क्या ब्याज अदायगी। हमने जो लोन लिया है ना, हमारी जैसे अभी बुलेट ट्रेन बन रही है, तो बुलेट ट्रेन के पैसे कहाँ से आएगा? दूसरे देशों से। दूसरे देशों से हम विश्व बैंक से लोन लेते हैं, तो वो लोन का पैसा ब्याज सही चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज जो है 18% ब्याज हम देते हैं, हमारी सरकार देती है मतलब। केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजना पर 10 पैसे खर्च करते हैं। जैसे एक योजना आपने सुना होगा ना, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में होती है, अगर नहीं होती तो मम्मी पापा को बताओ, अच्छा टैक्स मिलता है उस पे।
किसान विकास पत्र 5 साल के लिए एफडी है, सबसे ज्यादा ब्याज उसी पे मिलता है। मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, एफडी खुलवाने की जगह किसान विकास पत्र मिला, सरकार उस पर ज्यादा टैक्स देती है, तो यही है वो 10% टैक्स। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, तो कोई योजना होती है, जैसे केंद्र की योजना तो नहीं, राज्य की बता देता हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना, उस पर खर्च करने के लिए 9% यहाँ खर्च होता है। रक्षा पे 9% खर्च होता है, बंदूक खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, 9%। बोलोगे इतना कम, लेकिन वो 9% खरबों होता है, खरबों रुपए। आर्थिक सहायता, तो ये आर्थिक सहायता में क्या है, जैसे अब आप देखोगे राशन की दुकानों पर सस्ता गेहूं मिल रहा है, तो किसान से तो महंगा ही खरीदा सरकार ने, वो सस्ते पे उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो उनको क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जो गरीब जनता है उनको बीपीएल कार्ड के थ्रू सब्सिडी दे रहे हैं। वित्त आयोग और अन्य अनंतरण पे 8% खर्च करते हैं। वित्त आयोग मतलब जो सरकारी कर्मचारी की पेमेंट होती है ना, उस पे 8% खर्च होता है। और अन्य वह करती है 8%। बहुत सारे और भी खर्चे हैं ना, ट्रेन वगैरह वगैरह वगैरह, उस पर 8% खर्च होता है। और पेंशन पर 5% खर्च होता है। सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं ना, उनको पेंशन देते हैं। पुरानी पेंशन तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, नई पेंशन बहुत बेकार है। उसमें नई ये पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है सरकार ने, अब नहीं मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन। पुराने में पेंशन मिलती थी, मतलब आपने नौकरी करी, मान लो आपने सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी करी, और पुरानी पेंशन ऐसी थी, मान लो उदाहरण के लिए आप टीचर हो और आपकी रिटायर होते समय 1 लाख रुपए महीना पर महीना आए हैं, तो रिटायर होने के बाद आपको उसकी 50%, मतलब 50,000 रुपये, कुछ नहीं करना है, आप बूढ़े हो चुके हो, अब पूरी जिंदगी आपने सेवा करी है, तो आपको 50,000 रुपये महीने के घर बैठे घर में आएंगे। तो ये पुरानी पेंशन थी, अब खत्म कर दी है पेंशन। हम लोगों को नई पेंशन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पेंशन खत्म हो गई, अब हमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, है ना। तो ये पेंशन व्यवस्था है जिसको सरकार को पैसे देना पड़ता है, तो 5% धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो बंद हो गई है पेंशन इसकी। तो ये हमने आज कुछ जन सुविधाओं के बारे में देखा, कौन कौन सी जन सुविधाएं हैं हमारे देश में, चेन्नई में क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, शिक्षा की बाकी है, अभी थोड़ा शिक्षा के बारे में भी आएगा। और आखिरी में हमने देखा कि सरकार की आय कैसे होती है, और सरकार किन किन क्षेत्रों पर खर्च करती है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सुबह फिर से मिलेंगे, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा इस 40 मिनट में। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट सभी को। बाय बाय। बाय। बाय।